2 जुलाई 1995 रात के 8:30 बजे गोल मार्केट में एक सरकारी फ्लैट है और उस फ्लैट का नंबर 8/2A। इसी फ्लैट से अचानक पटाखे फूटने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है मानो कि 3 पटाखे इसी फ्लैट में फूटे हैं। सबसे पहले पड़ोसी हैरान हो जाते हैं कि ये पटाखे आखिर क्यों फोड़े गए। किसी को तो शक था कि ये पटाखे हैं या फिर कुछ और ही फूटा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये माने कि ये पटाखे हैं और इसीलिए पड़ोसी शांत रहे। उन्हें लगा कि कोई बच्चा पटाखा फोड़ रहा है। लेकिन कुछ ही समय बीते थे और इसी फ्लैट का गेट खुलता है धीरे से और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है अपने साथ एक पॉलीथीन बैग में सामान लेकर के। वो पॉलीथीन बैग पूरा भरा हुआ था और उसी पॉलीथीन बैग को घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर बिल्डिंग के बाहर लेकर जाता है और बिल्डिंग के बाहर ही एक मारुति कार लगी होती है। तुरंत उस प्लास्टिक को उठाता है और कार की डिग्गी में डाल देता है और फटाक से ड्राइवरिंग सीट पर बैठता है और उसके बाद उस मारुति कार को लेकर के निकल जाता है। किसी को खबर नहीं कि उस प्लास्टिक बैग में क्या है। कोई नहीं जानता कि यहाँ क्या चल रहा है, पर यहाँ सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। अब तकरीबन 9:30 बज रहे थे। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और रास्तों पर गाड़ियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। वो कार चलाने वाला आदमी उस कार को ITO पुल पर लेकर जाता है और कार को वहाँ पर चलाते चलाते इधर उधर देखता है। शायद ऐसा लगता है कि वो किसी खास मौके की तलाश कर रहा है और वो मौका उस व्यक्ति को मिल नहीं रहा था। वो व्यक्ति उसी कार में उसी पुल का कई चक्कर लगाता है, लेकिन वो खास मौका फिर भी उस व्यक्ति को नहीं मिलता। वो व्यक्ति पुल पर कार एक साइड में खड़ा करता है और फिर कार से बाहर निकलता है और फिर इधर उधर देखने लगता है, मानो कि वो चाहता था कि उस प्लास्टिक के बैग को निकाले उस कार से और निकाल कर उसी पुल के नीचे बहती यमुना नदी में उस प्लास्टिक को फेंक दे। लेकिन क्योंकि उस पुल से गाड़ियां लगातार गुजरे जा रही थी, गाड़ियों की संख्या कम नहीं हो रही थी। अगर वो ये काम करता तो तुरंत पकड़ा जाता। इसीलिए वो उस प्लास्टिक को उस यमुना नदी में फेंकने का एक भी मौका नहीं मिला। वो व्यक्ति इंतज़ार करते करते थक जाता है और फिर उसी कार में जाकर के बैठता है और फिर सोचने लगता है कि आखिर किया क्या जाए। और उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो उसी प्लान को पूरा करने गाड़ी से फिर निकल जाता है। और अब ये गाड़ी कनाड प्लेस की ओर निकल जाती है और कनाड प्लेस पहुंचते ही अशोक यात्री निवास पर ये गाड़ी जाकर के रुकती है, जहां पर एक बगिया रेस्टोरेंट था। खैर, उस प्लास्टिक में क्या था और ये आदमी इतना बेचैन क्यों था, ये जानने से पहले आप जान लीजिए कि मैं हूं अंकित सिंह और आपको दुनिया में जो भी घटना घटती है वो तुरंत ला करके आपको बताता हूं, ताकि आप सतर्क रहें और सावधान रहें, बुरे लोगों से बच के रहें। खैर, चलिए हम आगे इस वीडियो को और बढ़ाते हैं। अब रात के 10 बज चुके थे, 10:30 हो चुका था और बगिया रेस्टोरेंट पर यह गाड़ी आकर के रुकी थी। फिर वो शख्स उस गाड़ी से उतरता है और इस बगिया रेस्टोरेंट में घुस जाता है और डायरेक्ट मैनेजर से मिलता है। मैनेजर का नाम था केशव और जो व्यक्ति केशव से मिलने आया था उस प्लास्टिक को लेकर के अब तक जो भटक रहा था वो कोई और नहीं, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा था और ये रेस्टोरेंट भी उसी का था। वो रेस्टोरेंट में पहुंचकर तुरंत केशव से ये कहता है कि इस रेस्टोरेंट को अभी बंद कर दो और मैनेजर केशव यही करता है। रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाता है
रेस्टोरेंट में कुछ लोग खाना खा रहे थे, उन लोगों को खाना खिला करके भेज दिया जाता है। कुछ ही समय में मैनेजर केशव वहाँ पर काम कर रहे स्टाफ को भी छुट्टी दे देता है और स्टाफ भी वहाँ से चला जाता है और सबके जाने के बाद रेस्टोरेंट के लाइट्स बुझा दिए जाते हैं और अब इस रेस्टोरेंट में सिर्फ मैनेजर केशव और सुनील शर्मा जो था गाड़ी लेकर घूम रहा था, यही दोनों इस रेस्टोरेंट में बच जाते हैं। खैर, अब समय हो रहा था 11:30 यानी 11:30 और इस रेस्टोरेंट में 2 ही लोग मौजूद थे। एक और ख़ास बात थी इस रेस्टोरेंट में, तंदूर की भट्ठी। तंदूर की भट्ठी अभी भी बिल्कुल जल रही थी और अब 11:30 बजे सुनील शर्मा अपनी कार की तरफ बढ़ता है और कार की डिग्गी को खोल करके उसमें से प्लास्टिक सहित जो भी था उसको लेकर होटल में आता है, रेस्टोरेंट में आता है और जो ही उस प्लास्टिक में रखी लाश को, जी हाँ, उस प्लास्टिक में लाश थी, इसको जो ही मैनेजर देखता है वो चौंक जाता है। लेकिन क्योंकि सुनील शर्मा और मैनेजर दोनों दोस्त ही थे तो सुनील शर्मा मैनेजर को कुछ इधर उधर बातें घुमा फिरा कर बताता है और मना लेता है और उसके बाद अब कहानी शुरू होती है उस प्लास्टिक में रखे गए सारे चीज़ों को ठिकाने लगाने की। अब सुनील उस पॉलिथीन में रखे जो भी चीज़ था, मैंने बता दिया आपको, उसको टुकड़े टुकड़े करता है और फिर उसी तंदूर में, जलते तंदूर में डाल दिया जाता है ताकि वो प्लास्टिक जल जाए और सबूत ना बचे। लेकिन तंदूर जल ही नहीं रहा था ठीक से और इसीलिए सुनील अपने मैनेजर को कहता है कि तुम जाओ रेस्टोरेंट में जो भी बटर है, मक्खन है, उसे ले करके आओ, हम लोग प्लास्टिक पे गिरा देंगे जिसकी वजह से आग अच्छे से पकड़ लेगी और ये प्लास्टिक सहित जो भी कुछ है वो जल जाएगा। और ऐसा ही मैनेजर करता है। मैनेजर जाता है, बटर लेके आता है और तंदूर में डाला जाता है। ज्यों ही बटर तंदूर में डाला जाता है, आग की लपटें उठती हैं, आग धधक जाती है और इतना ज़्यादा आग की लपटें उठती हैं कि वो बहुत ऊपर तक चली जाती हैं। धुएं का गुबार उठता है। ज्यों ही धुएं का गुबार उठता है, बगल में ही रोड था और रोड पर ही एक सब्जी बेचने वाली थी जो कि लेटी हुई थी। वो तुरंत देखती है रेस्टोरेंट की ओर और देखती है कि इतना ज़्यादा धुआं है तो उसे लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है और वो चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से कि आग लग गई, आग लग गई। पास ही में एक पुलिस वाला होता है, वो भागे भागे आवाज़ सुन करके आता है और देखता है तो वाकई में वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आग लग गई है, लेकिन ऐसा सत्य तो नहीं था। वो तंदूर की आग भड़की हुई थी बटर की वजह से। खैर, अब्दुल नज़ीर गुंज ये पुलिस का नाम था। वो तुरंत रेस्टोरेंट में भागता है और देखता है तंदूर के पास जा कर के, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या था आपको भी पता है कि टुकड़े टुकड़े कर करके डाला गया था। ये देखते ही पुलिस वाला और पुलिस बल को बुलाता है और तुरंत तंदूर को बुझाया जाता है और उस बॉडी को निकाला जाता है। लेकिन तब तक सुनील वहाँ से भाग जाता है और होटल का मैनेजर पकड़ा जाता है। हालांकि पुलिस इससे पूछताछ करती है, लेकिन होटल के मैनेजर को कुछ खास पता नहीं था, सिवाय इतना पता था कि ये बॉडी है और इसे ठिकाना लगाना है। सच्चाई तो सुनील को ही पता थी कि ये कौन है, क्या मामला है, लेकिन सुनील अब तक भाग चुका था क्योंकि ये घटना रात में हुई। दिन में तुरंत न्यूज़पेपर में आ गया कि ये घटना यहाँ पर हुई है और ये खबर कांग्रेस के नेता मतलूब करीम के पास भी पहुँच गई और फिर मतलूब करीम ये दावा करते हैं कि जो भी इसमें था वो सुनील शर्मा की बीवी थी और सुनील शर्मा ने ही अपनी बीवी को ख़त्म करके ये सब किया है। ये पहला दावा मतलूब करीम की ओर से हुआ था। हालांकि पुलिस को अभी तक कुछ नहीं पता था, लेकिन मतलूब करीम ये दावा पहले ही कर दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। तो प्रश्न ये भी था कि ये दावा ये कैसे कर रहा है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा प्रश्न ये था
कि सुनील शर्मा कहाँ है, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन से सुनील शर्मा गायब था। और क्योंकि होटल का मैनेजर को उस घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन होटल का मैनेजर सुनील शर्मा के बारे में कुछ नहीं बताता, वो छुपाए रहता है। क्योंकि सुनील शर्मा गायब था, इसीलिए पुलिस का शक अब यकीन में बदल रहा था और अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। सुनील शर्मा को ढूंढना स्टार्ट कर देती है पुलिस। सुनील शर्मा भाग करके दक्षिण भारत में पहुंच गया था, अपना सर मुंडवा करके अपना हुलिया भी बदल लिया था, लेकिन पुलिस फाइनली उसे गिरफ्तार कर लेती है। और फिर सुनील शर्मा पहले तो भटकाता है मुद्दे से, लेकिन उसके बाद पुलिस के दबाव पड़ने के बाद वो सच उगलना शुरू कर देता है। और सुनील शर्मा जो बताता है उसको देख करके सब हैरान रह जाते हैं। सुनील शर्मा कहता है कि मुझे अपनी बीवी नैना शाहानी पर शक था कि वो मतलूब करीम और मेरी बीवी के बीच में कोई संबंध है। वही मतलूब करीम जिसने दावा किया था पहले कि उसके पति ने ही उसको ख़त्म किया है। सुनील शर्मा कहता है कि उसी व्यक्ति से मेरी बीवी टच में थी, ऐसा मुझे लग रहा था और इसी वजह से ये सब हुआ हम लोगों में। वो बताता है कि वारदात वाली रात 2 जुलाई को सुनील शर्मा जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी फ़ोन पर बात कर रही थी। ज्यों ही वो घर में एंटर होता है उसकी बीवी फ़ोन को काट कर रख देती है, जिसके बाद क्योंकि सुनील शर्मा को बीवी पे शक था, इसी वजह से वो कॉल वापस उसी नंबर पे करता है और उधर से जो फ़ोन उठाता है वो कोई और नहीं मतलूब करीम ही था। और इससे शक यकीन में बदल जाता है कि ये बात कर ही रही है और इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, जिससे तुरंत सुनील शर्मा गन उठाता है और बीवी पर चला देता है 3 राउंड और इतने में ही वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, सुनील शर्मा की बीवी मतलूब करीम की दोस्त थी, क्योंकि ये लोग एक ही कक्षा में एक ही कॉलेज में पढ़े होते हैं और इसी वजह से ये सब होता है। खैर, अब सच्चाई तो सामने आ ही चुकी थी और इसीलिए अब पुलिस कोर्ट में ले जाती है और कोर्ट जो दिल्ली की सेशन कोर्ट है वो सुनील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाती है। फिर सुनील शर्मा की ओर से दिल्ली की हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जाती है और दिल्ली की हाई कोर्ट भी 19 फरवरी 2007 को सेशन कोर्ट के फांसी की सज़ा को बरकरार रखने का फैसला लेती है। इसके बाद फिर सुनील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है इसी फैसले को चैलेंज करने के लिए और अब 8 अक्टूबर 2013 में इस फांसी की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट हटा करके उम्र कैद में बदल देता है और कोर्ट का कहना होता है कि ये कोई प्री प्लान्ड घटना नहीं थी और जिसने ये घटना को अंजाम दिया यानी सुनील, उसके पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं थे, यानी इसको एक चांस तो मिलना चाहिए सुधरने का और इसीलिए फांसी की सज़ा को हटा करके उम्र कैद में बदल दी गई। खैर, एक और आर्टिकल पढ़ने पर मुझे ये पता चला कि अब जेल में तकरीबन 24 साल सज़ा काटने के बाद अब इनको रिहा कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जो सुनील शर्मा हैं इनका व्यवहार जेल में बिल्कुल ठीक था और इसी व्यवहार को देखते हुए इनको रिहा कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, रिहा करना सही था या फिर उम्र कैद या फांसी की सज़ा सही थी? आप अपना ओपिनियन ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए और ऐसी ही घटना को सुनने, समझने, देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक नहीं किया है तो अब तक लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार।